हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। और इसमें ऑलरेडी हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस क्या है। देन वी कवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसका मीनिंग, टाइप्स और इम्पॉर्टेंस हमने पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 वीडियोज़ में। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। अब इसके बाद आज के वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक्स पढ़ेंगे। फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये तीनों टॉपिक्स हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब एक्चुअली इतने दिनों से वीडियो मैंने इसलिए पोस्ट नहीं किया था क्योंकि हमारे घर के आसपास ना गणेश चतुर्थी को लेकर बहुत धूमधाम से मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है और बहुत ज़्यादा गाने बजाने चल रहे होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा कि हमको घर में इतना चीख चीख के बात करनी पड़ती है, आपस में सुनाई नहीं देता कुछ भी। तो मैं वीडियो तो कैसे भी शूट नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए 1 हफ्ते का गैप हो गया, डिले हो गया और मैंने कोई किसी भी क्लास का, ना 11th का ना 12th का, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं बनाया था। तो आज से मैं रेगुलर, मतलब अब से मैं रेगुलरली वीडियोज़ पोस्ट करूँगी, डोंट वरी। फटाफट हम जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अब सबसे हम बात करते हैं सबसे पहले कि मतलब हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो नाम से समझ आ रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल क्या होता है, जो आप किसी मतलब ऐसे इंसान को लिख रहे हो, लाइक अपने प्रिंसिपल को, अपने बॉस को, ऐसे। ठीक है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। आप अगर एडिटर को लिख रहे हो न्यूज़पेपर को, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल आपके लेटर में आता है। इनफॉर्मल में आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, रिलेटिव्स को लिख रहे हो, अपने मम्मी पापा को, ये। तो इसी तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिफाइंड। मतलब वो बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन होती है। हमको पता होता है कि हर इंसान के पास कितनी अथॉरिटी और कितनी पावर है, उसके पास कितनी किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसी तरह देखो यहीं के यहीं समझ लो इनफॉर्मल क्या होता है। इनफॉर्मल में कोई इतनी खास बाउंड्रीज नहीं होती हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच। और इसका बेस्ट एग्जांपल, फॉर्मल और इनफॉर्मल का बढ़िया एग्जांपल आप ऐसे याद रख सकते हो, आपका स्कूल और आपकी कोचिंग। स्कूल और कोचिंग में क्या करने जाते हो, स्कूल में भी पढ़ने जा रहे हो, कोचिंग में भी पढ़ने जा रहे हो। स्कूल में भी टीचर पढ़ा रहा है, कोचिंग में भी टीचर पढ़ा रहा है, यही तो होता है। स्कूल में भी फ्रेंड जाते हैं, कोचिंग में भी फ्रेंड जाते हैं, पर दोनों में फ़र्क क्या है। स्कूल एक क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आपको आपकी बाउंड्रीज पता हैं, आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। भाई यूनिफॉर्म में जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, ठीक है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी अथॉरिटीज़, मतलब लोगों के पास उतनी पावर्स होती हैं किसी किसी के पास, और आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। पर कोचिंग में क्या ऐसा होता है, कैसे भी मुंह उठा करके चले जाओ, चप्पल पहन के चले जाओ, जूते पहन के चले जाओ। मतलब वहाँ पर क्या है, जा तो हम सेम पर्पज़ के लिए रहे हैं, पढ़ने के लिए, पर वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल समझ आ गया क्या होता है। इसी तरफ दोबारा समझ लेते हैं एक बार, इनफॉर्मल क्या है आपका। इनफॉर्मल में क्या है, देखो इंटरैक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग एम्प्लॉयज़। अब हम आपस में काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे क्या होगा, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स बनेंगे कि नहीं एम्प्लॉयज़ के बीच में, और इसी को हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द मेन पर्पज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले कि वो किसी से बात कर रहे हैं, अपनी चीज़ें, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ विद सिमिलर इंटरेस्ट इन बुक्स, फिल्म्स, रिलीजन एट्सेट्रा मे फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल ग्रुप्स। ऐसा होता है ना, इनफॉर्मल ग्रुप बन जाते हैं। अब जैसे क्लास की ही बात करें, क्लास क्या है आपकी, स्कूल में जब आप जाते हो तो एक फॉर्मल मतलब है आपका, पर अगर अलग अलग आप क्या करते हो, ग्रुप बना लेते हो, वो एक काइंड ऑफ इनफॉर्मल हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के ही क्या करते हैं, फीचर्स, एडवांटेजेस और आपके डिसएडवांटेजेस, ये तीनों चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मल की। ठीक है, फॉर्मल में क्या है, अब देखो सिंपल सी बात है, It clearly defines the lines of authority
द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमको पता है कि हर किसी के पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाइड इन द प्लान्स। इससे हम अब फॉर्मली हम अच्छे से एकदम सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं तो हम अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स को अपने अचीव कर सकते हैं। इट इज़ इम्पर्सनल, ये इम्पर्सनल होता है, पर्सनल नहीं होता है। पर्सनल तो कौन सा हो जाएगा आपका, इनफॉर्मल हो जाएगा। इट इज़ इम्पर्सनल एंड डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन इमोशनल आस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसमें इमोशनल आस्पेक्ट नहीं आता। और उसमें अभी जो जस्ट मैंने इनफॉर्मल बताया था उसमें क्या लिख रहा था, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये एक इमोशनल आस्पेक्ट है जो कि इनफॉर्मल में आता है, फॉर्मल में नहीं आता। फॉर्मल में कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है सब कुछ। इट इज़ क्रिएटेड विद द मोटिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारी बात आती है एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। आपका अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल है, क्या होगा, ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप्स आर क्लियरली डिफाइंड। हमको पता है कि हमारा रिलेशनशिप इतना ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होएगा, तो हम क्या करेंगे, ईजिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबको बांट सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई तुम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर आप कोई काम सिस्टमैटिकली मैनेजमेंट के साथ फॉर्मली कर रहे हो तो आप क्या करोगे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें पता होंगी। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे रहती है, ठीक है। इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स अच्छे से आप हो जाएंगे। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, ठीक है। ये हो गए एडवांटेजेस। अब बात आती है कि इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं क्या, भाई हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देखो डिसएडवांटेजेस में आ जाएंगे। सबसे पहला कि इट मे लीड टू प्रोसीजरल डिलेज एज चेन ऑफ कमांड हैज़ टू बी फॉलोड। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे कि अगर आपको स्कूल की बात करें, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना काइंड ऑफ स्कूल, तो क्या है यहाँ पे अगर आपको कोई बात करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या है, ये देखो स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप तो क्या करोगे, स्टूडेंट जाएगा सबसे पहले, मान लो मॉनिटर के पास गया, फिर मॉनिटर जाएगा आपके क्लास टीचर के पास, ठीक है। फिर क्लास टीचर जाएगा आपकी क्या कहते हैं प्रिंसिपल के पास, फिर प्रिंसिपल से अगर बहुत बड़ा मुद्दा है तो प्रिंसिपल से बात जाएगी फिर डायरेक्टर के पास। तो एक पूरी चेन फॉलो करनी पड़ती है ना हमको, यहाँ से यहाँ ऐसे, और इस चेन की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। इसी तरह एम्प्लॉय को अगर सबॉर्डिनेट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे ऊपर मैनेजर, फिर और मैनेजर, फिर और मैनेजर, फिर ऊपर डायरेक्टर तक बात जाएगी, फिर कंपनी के सीईओ तक बात जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, बहुत डिलेज हो जाते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट आता है रिजिड पॉलिसीज़ रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो उनसे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी कम हो जाती है, काफ़ी वो बंद के रहते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मोर एम्फेसिस इज़ ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क दैन ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को इग्नोर किया जाता है, हमने बताया। यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है देखो, डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द इमोशनल आस्पेक्ट, है ना। तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इमोशनल आस्पेक्ट, इनको कंसिडर नहीं किया जाता, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब ये जो जैसे मैंने ये बताया ना, ये ऐसे चेन फॉलो की जाती है, ये इनफॉर्मल में नहीं होता है। यहीं आप कोचिंग में पढ़ो, आप डायरेक्ट अपने टीचर से बात करोगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो आप डायरेक्ट टीचर से बात करोगे। ऐसे नहीं ना कि पहले ग्रुप में किसी से पूछो, फिर वो उसको बताए, फिर वो उसको बताए, ऐसा तो नहीं है। डायरेक्ट पूछो टीचर से सामने के सामने, भाई मुझे ये बात है, ऐसा होता है ना। तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका फ़ायदा होएगा। एडवांटेजेस में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब बात आती है इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल के बारे में हमने समझ लिया, अब इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर्स, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पर्सनल इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो मतलब उससे अराइज होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है, मतलब कुल मिला के किस तरीके से बिहेव करना है, वो आपके ग्रुप के खुद के तरीके होते हैं। वो आपका स्टैंडर्डाइज्ड तरीका नहीं है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप उसने आपको बता दिया बॉस ने कि ऐसे ही ऐसे करना है। ये आपके खुद के ग्रुप के तरीके हैं, आपने खुद से सेट किए हैं। यहाँ पे रोल होता है उस एम्प्लॉय का, उस सबॉर्डिनेट का। यहाँ पे सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का रोल नहीं होता है, राइट। फिर आता है इट डज़ नॉट हैव फिक्स्ड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई फिक्स चैनल नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि स्टूडेंट जाएगा, फिर मॉनिटर तक बात जाएगी, फिर क्लास टीचर, फिर प्रिंसिपल, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे कोई फिक्स चैनल नहीं है, हम मुंह उठा करके ऐसे किसी से भी बात कर सकते हैं। इट एमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। अब ये जो है ये स्पॉन्टेनियसली बन जाता है। अब जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे, तो 40 के 40 का पूरा एक ग्रुप तो नहीं है, उनमें से 5-6 आप क्लोज फ्रेंड्स होंगे जिनका ग्रुप होगा। तो वो ग्रुप किसने बनाया है,
वो आपके डायरेक्टर ने तो नहीं बनाया, आप लोगों ने खुद ने बना लिया, राइट। अभी प्रिंसिपल ने नहीं बनाया, पर हाँ क्लास में कितने बच्चे होंगे वो आपके प्रिंसिपल ने बताया था, राइट। वो उन्होंने सेट किया था कि इतने बच्चे होंगे, इन बच्चों को इस क्लास में एडमिशन मिलेगा, तो वो फॉर्मल है। पर आपका खुद का जो ग्रुप है वो इनफॉर्मल है, आपने खुद ने बनाया है स्पॉन्टेनियसली, राइट। इट्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर्स। अब बात आती है एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में देखो क्या है, इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जस्ट अभी मैंने बताया फटाफट से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, कोई डिले नहीं होगा। एंड फीडबैक एज फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट फॉलोड, यहाँ पे कोई फॉर्मल चैनल नहीं फॉलो किया जाएगा। इट इन्हेंसेस जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, हमको पता है भाई हमारे साथ कोई है, हमारे साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, वो हमारे साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, काम कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छे रिलेशनशिप्स बनते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है, ये सब चीज़ें होती हैं और काम करने में मन लगता है और बढ़िया काम होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स क्विक सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, हमें क्विक सॉल्यूशन भी मिल जाता है सारी प्रॉब्लम्स का, हमें ज़रूरी नहीं है हर बारी हमको टॉप मैनेजमेंट तक जाकर बोलना हो, बात करनी हो। फिर आती है इसकी लिमिटेशंस। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्या हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड रूमर्स, समटाइम्स इट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ग्रुप है, तो उसमें क्या होता है, कुछ रूमर्स वगैरह स्प्रेड हो जाती हैं, अफवाहें। अब एक ने बात करी फिर दूसरे ग्रुप तक जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे होता है ना, क्लास में भी, स्कूल में भी, कोचिंग में भी आप लोगों के साथ होता होगा, तो वही वाली चीज़ है। इट रेजिस्ट चेंज एंड लेज स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक्स। Members of the group may give more priority to group interest over the organizational objectives। अब ऐसा होता है ना कि आपका ग्रुप है, मान लो, ठीक है, आपके ग्रुप में क्या हुआ, जैसे कि लेट अस सपोज आपके ग्रुप में एक बच्चा है जो होमवर्क करके नहीं लाया है, ठीक है, और पूरी क्लास होमवर्क करके लाई है, बस आपके ग्रुप में का ही वो एक बच्चा है जो होमवर्क करके नहीं लाया है, और टीचर बोल रही है कि चलो आज ही मैं कॉपीज़ कलेक्ट कर लेती हूँ, तो ऑब्वियसली आप अपने ग्रुप का ही साथ दोगे उस बच्चे का। सब आपका जो ग्रुप है वो 5-6 बच्चे इकट्ठे ये बोलोगे नहीं मैम आज कॉपी रहने देते हैं, मतलब हमको अपना जो ग्रुप का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा प्यारा होता है रादर देन बाकी लोगों, मतलब हम बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचते। इसी तरह वो लोग हो सकता है अपने ग्रुप के बारे में ज़्यादा सोचें, अपने कोलीग्स जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो खास लोग हैं, अच्छे रिलेशंस हैं जिनके साथ उनके बारे में ज़्यादा सोचें और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पीछे रखें, ये हो सकता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब बात आती है इनके डिफरेंसेस की, ठीक है, तो फटाफट करते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है मीनिंग की। यहाँ पे है आपका फॉर्मल, यहाँ पे है आपका इनफॉर्मल। सबसे पहले बात आती है मीनिंग की, तो मीनिंग मैंने बता दिया कि इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड आगे का कट गया है कुछ, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह कुछ होगा, मुझे याद नहीं रहा। फिर नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अपने आप ही बन जाता है वो पूरा ग्रुप। फिर इसका ओरिजिन कैसे होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज़, कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज़ होते हैं कि हमको इतने लोगों को भर्ती करना है, इतने लोग एम्प्लॉयज़ रखने हैं। इनका कैसे मतलब ओरिजिन होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, राइट। यहाँ पे अथॉरिटी क्या है, अराइजेज बाय वर्च्यूज ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट, जिस पोजीशन पे आप हो आपको उसी के हिसाब से अथॉरिटी मिलेगी, उतनी ही पावर्स मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़, अपनी खुद की क्वालिटीज़ के हिसाब से आपको वो मिल जाएगी पावर सारी। एडहेरेंस टू रूल्स, वायलेशंस ऑफ रूल्स में लीड टू पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट। अब ऑब्वियसली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लेट आते हो तो हो सकता है दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, आपको भगा दिया जाए, उल्टे पाँव मतलब अपने घर पहुँचो। पर यहाँ पर कोई पेनाल्टीज और पनिशमेंट नहीं है। कोचिंग में तो हम कभी भी चले जाते हैं भाई, आधे घंटे लेट, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे होता है, स्केलर चेन के थ्रू, मतलब एक एक स्टेप ऊपर जाएगा, पर यहाँ पे कोई चेन वेन फॉलो नहीं करनी है, कोई फॉर्मल चैनल फॉलो नहीं करना है, हम कैसे भी बात कर सकते हैं। पर्पज़ क्या है, टू अचीव प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे क्या पर्पज़ है, हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सोशल और कल्चरल सेटिस्फैक्शन है, ये सब हमको चाहिए, ये सारे नीड्स हमारी फुलफिल हों। ये कैसा होता है, नेचर में रिजिड होता है, वैसे ही रहेगा, पर ये फ्लेक्सिबल है। आपके ग्रुप में से मान लो किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई, 2 छोड़ के चले गए, 4 आ गए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें। नो क्लियर कट स्ट्रक्चर, कोई क्लियर कट स्ट्रक्चर तो है नहीं, कभी भी बन जाए, कभी भी जो कुछ भी हो जाए। ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स। फिर आता है फ्लो ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे। पावर सबसे ज़्यादा कैसे होगी, पावर का फ्लो कैसा होगा, ऊपर से नीचे, सबसे ज़्यादा, फिर कम 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 कम, सबसे पहले डायरेक्टर, फिर प्रिंसिपल, फिर टीचर, फिर मॉनिटर, फिर स्टूडेंट, राइट। यहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी फ्लोज वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, मतलब सबकी अलग अलग पावर्स होती है, कुछ ऐसा फिक्स्ड फ्लो नहीं है एक तरह से, ये समझ लो। यहाँ पे क्या है, लीडर्स,
मैनेजर्स ही लीडर्स होते हैं। जो आपका मैनेजर है, जो मैनेजर के ऊपर वाला मैनेजर है, वो सब लीडर्स होंगे। पर यहाँ पे क्या है, लीडर्स मे और मे नॉट बी मैनेजर्स, दे आर चोजन बाय द ग्रुप। अब आपके भी ग्रुप में ज़रूर एक ना एक ऐसा बंदा होगा, बंदी होगी, जो एक काइंड ऑफ लीडर की तरह एक्ट करती होगी। होता है हर किसी में, वो थोड़ा ज़्यादा, अब उसमें लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा होती है, या फिर हम लोग भी उसकी बातें मानते हैं, होता है ना। तो कोई भी हो सकता है वो अपने हिसाब से, पर यहाँ पे चूज़ किया जाता है कि मैनेजर्स ये लीडर्स बनेंगे, ठीक है। तो हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का देखो मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। डेलीगेशन का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ पावर्स हैं और हम उन पावर्स का इस्तेमाल करके अपने से जो नीचे वाले लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स, हमारा जो अंडर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे अपना काम करा रहे हैं, उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि तुम ये काम करो, और उनको अथॉरिटीज़ दे रहे हैं। मतलब अपने से जो नीचे वाले लोग हैं ना, उनसे काम करवाना, काइंड ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन वगैरह समझते हैं। डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मियरली मीन्स granting of authority to subordinates to operate within prescribed limits। आपको ऑर्डर मिला, आप कंपनी के मालिक को, आपको ऑर्डर मिला कि 100 बल्ब बना के भेज रहे हैं अभी 5 घंटे में। अब आप खुद नहीं बनाओगे, अपने जो कारीगर हैं या जो भी आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, आप उनको कुछ अथॉरिटी दे रहे हो, तो उनको बोल रहे हो कि भाई मेरे को 100 बल्ब बना के चाहिए 5 घंटे में। उसने आपको 5 घंटे का टाइम दिया, पर आप 4 घंटे का टाइम दोगे, जिससे कि वो स्पीड से काम करें। थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो चल जाएगा, ठीक है, 1 घंटा एक्स्ट्रा है आपके पास। तो ये क्या है, आप काम करवा रहे हो उनसे, उनको अथॉरिटी दे रहे हो, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर, तो वो हो जाता है डेलीगेशन, सिंपल। और क्या होता है, एक और समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। डाउनवर्ड ट्रांसफ़र हुआ ना, आपसे नीचे वाले लोग, आपने जो अथॉरिटी थी आपने अपने नीचे वालों को, तो डाउनवर्ड ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़। इट इज़ अ प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्री रिक्विजिट क्या होता है? पहली शर्त। प्री रिक्विजिट मतलब पहली शर्त, ये पहली शर्त होती है। ऑब्वियसली आप नहीं करोगे, आप किसी और को ही तो ऑर्डर दोगे अपने अंदर। तो क्या है, ये पहली शर्त है फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट enables a manager to use his or her time on high priority activities। अब आपने ऑर्डर दे दिया, अब आप अपना टाइम क्या कर सकते हो, बाकी और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें अपना टाइम दे सकते हो, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा ग्रो करेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज़ दैट इट हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजमेंट। याद रखो, किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेवलपमेंट होगा, वो और सीखेंगे जल्दी काम करना, एफिशिएंटली काम करना, मोटिवेट होंगे, उनकी ग्रोथ होगी और उनमें कोऑर्डिनेशन आएगा। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब बात आती है इसके एलिमेंट्स की। इसके देखो 3 एलिमेंट्स होते हैं। 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। क्या क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। दोबारा से बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, राइट। अब ये तीनों ही वर्ड्स आपको थोड़े थोड़े सुनने में सिमिलर लग रहे होंगे, पर तीनों डिफरेंट हैं। अब तीनों में क्या क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल मतलब जिम्मेदारी। मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको मेरा ये सामान इधर पहुंचा करके आना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म प्रॉपरली द असाइंड ड्यूटी। मान लो आप मेरे सबऑर्डिनेट हो, तो मैंने आपको क्या किया, ये ड्यूटी दी, ये ड्यूटी असाइन की कि मेरा सामान वहाँ पर पहुँचा करके आओ। तो क्या है, ये ऑब्लिगेशन है, आपको करना ही करना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉयज़ एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। मतलब अगर आप किसी नौकरी में हो, आपको पता है कि आपका क्या है, आपका अकाउंट्स का काम है, तो अकाउंट्स का जितना भी काम है वो आपकी जिम्मेदारी है, सारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लोज अपवर्ड्स, ये याद रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? हमारी काम के लिए, जो हमको ऊपर से काम आया है, फिर उसको ऊपर से काम आया तो हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ फ्लो करती है। इट कैन बी डेलीगेटेड। डेलीगेटेड मतलब, डेलीगेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, काम को पास कर रहे हैं। मैंने आपको काम डेलीगेट किया कि मेरा ये सामान वहाँ पहुँचा करो, तो डेलीगेट का मतलब होता है टू पास,
ठीक है, टू पास। तो ये पास की जा सकती है, ये जिम्मेदारी पास कर दी गई। जो हमारा मैनेजर है उसने मेरे को ये जिम्मेदारी की, उसने ये जिम्मेदारी मेरे को पास कर दी, मेरे को डेलीगेट कर दी। उसके पास कहाँ से आई थी? उसके जो हेड हैं, उसका जो सुपीरियर है उसने उसको पास करी थी, उसने उसको डेलीगेट की थी। तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है? अपवर्ड फ्लो करती है। याद रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फ्लो करती है? अपवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो अथॉरिटी क्या है? पावर। अथॉरिटी मतलब पावर। तो अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजंस इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स। अब मान लो मैंने आपको बोला कि क्या कहते हैं, मैं क्या बोलते हैं कि ना, आपको जो मेरा सामान पहुंचाना है ना वो 1 घंटे में पहुंचाना है, और मैंने आपको बोल दिया कि इस रास्ते से जाना है। तो मैंने तो आपको जिम्मेदारी दे दी, पर आप जिस जिस रास्ते से जा रहे हो, मान लो उस रास्ते में बीच में आ गया जाम। अब आप सोचोगे कि भाई मैंने तो बोला था कि इसी रास्ते से जाना है, पर उस टाइम पर आप अपना दिमाग लगाकर, आपके पास अगर मैंने आपको इतनी पावर्स दी हैं कि आप दूसरे रास्ते से जा सकते हो, तो वो पावर्स क्या हो गई? अथॉरिटी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ तो उतनी ही अथॉरिटी भी दूँ कि आप खुद से डिसीजंस ले सको। ठीक है, उतनी ही पावर भी दूँ। ऐसा नहीं है कि आपको उसी रास्ते से जाना है तो आप उसी रास्ते से जाओ। मैं बोल दूंगी कि भाई तेरे पास इतनी अथॉरिटी है, तेरे पास इतनी पावर है कि अगर उस रास्ते में कुछ खराबी है, मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जाम लग रहा है या कुछ भी है, तोड़ फोड़ हो गई, तो तू दूसरे रास्ते से चले जा। तो कोई ये अथॉरिटी हो गई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो सामान पहुंचाना, राइट। तो अथॉरिटी क्या है? right to take decisions in order to guide the activities of others. It determines the superior subordinate relationship. इससे superior subordinate का relationship पता चलता है. Laws and the rules and regulations of the organization restrict authority. और किसी भी organization के जो laws होते हैं, rules होते हैं, regulations होते हैं, वो authority को restrict करते हैं. हर किसी employee के पास या subordinate के पास पूरी पावर तो है नहीं. अब मान लो रॉ मटेरियल खत्म हो गया, उनको ऑर्डर आया हुआ है, एम्प्लॉयज़ तो अपना काम कर रहे हैं, पर रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो वो रॉ मटेरियल खुद से जाके नहीं लेके आ सकते, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है. वो पहले ऊपर बोलेंगे, फिर ऊपर बोलेंगे, तो ऐसे करके काम डिले होगा. तो बात किस पर आएगी? उन एम्प्लॉयज़ पर. तो उनको अगर आप काम दे रहे हो तो उनको इतनी अथॉरिटी भी तो दो, उनको इतनी पावर भी तो दो, वो खुद से डिसीजन कुछ ले सकें. ठीक है, तो ये होना चाहिए. इफ़ द सबऑर्डिनेट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ जॉब, शी मस्ट बी गिवन नेसेसरी अथॉरिटी, जो मैंने अभी जस्ट बोला, टू कैरी आउट द टास्क. अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड. याद रखना है, अथॉरिटी किधर फ्लो करती है? अथॉरिटी हमारी फ्लो करती है डाउनवर्ड. रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करती है ऊपर, अथॉरिटी डाउनवर्ड. क्यों? क्योंकि पावर तो ऊपर से नीचे ही आएगी ना. पावर क्या आएगी? ऊपर से नीचे आएगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाएगी. हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? आप जो सामान लेकर के जा रहे हो, आप मेरे लिए ही तो रिस्पॉन्सिबल हो, मेरी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर अथॉरिटी क्या है? मैं आपको दे रही हूँ. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है और एक और चीज़, इट कैन बी डेलीगेटेड. इसको पास किया जा सकता है. अथॉरिटी पावर जो है वो मैंने आपको पास करी, मेरे को जो ऊपर से पावर आई थी मेरे को हुई, फिर मैंने आपको दी. तो इस तरीके से पास की जा सकती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटेबिलिटी. अब अकाउंटेबिलिटी क्या है? मैंने आपको सामान दिया, जिम्मेदारी हो गई. आप खुद से रास्ते बदल रहे हो, आपके पास इतनी पावर है, वो अथॉरिटी हो गई. पर इन केस आप अगर मेरा सामान नहीं पहुंचा पाते हो 1 घंटे में उधर उस इंसान को, तो क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? ठीक है, मेरे को तो क्या था, मेरे को ऑर्डर पूरा करना था अपना, कि भाई जैसे मेरे पास कोई ऑर्डर आया था कि मेरे को ना ये उसको पहुंचाना है, तो मैंने तो आपको बोल दिया. पर अगर उस पर टाइम तक नहीं पहुंच पाता है तो फिर कौन अकाउंटेबल होगा? कौन जिम्मेदार होगा? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए. तो उस जिम्मेदार का मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. उस जिम्मेदार का मतलब होता है कौन अकाउंटेबल होगा, कौन जवाबदेही होगा. कौन जवाब देगा अगर सामान नहीं पहुंचा? आप तो नहीं पहुंचोगे, आप तो डिलीवरी बॉय हो. जवाबदेही मेरी होगी, मैं जवाब दूंगी. जैसे अमेज़ॉन से ऑर्डर थोड़ा सा डिले हो जाता है, स्विगी वाले से थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो आप किससे बात करते हो? स्विगी वाले से तो बात करोगे, है ना. अमेज़ॉन से ही तो बात करोगे, उस डिलीवरी बॉय से तो नहीं कहोगे. वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है. तो जवाबदेही किसकी होगी? मेरी. समझ आया? तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? इट इम्प्लाइज बीइंग अकाउंटेबल फॉर द फाइनल आउटकम. अगर सामान पहुंचा या नहीं पहुंचा तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी, राइट. व्हेन अ सुपीरियर असाइंस अ वर्क टू अ सबऑर्डिनेट, he or she is answerable to the superior for its outcome. तो वो जो सबऑर्डिनेट है वो क्या होगा? वो जिम्मेदार होगा, वो अकाउंटेबल होगा जो भी आउटकम है उसके लिए.
अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, इट कांट बी डेलीगेटेड। अब अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, मतलब इसको ना पास नहीं किया जा सकता। वो जिम्मेदार है तो वही जिम्मेदार रहेगा, वो अपनी उस जिम्मेदारी को पास नहीं कर सकता। ये वो वाली जिम्मेदारी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, ये अकाउंटेबिलिटी वाली जिम्मेदारी की बात हो रही है, तो वो उसको पास नहीं कर सकता। साथ ही साथ ये अपवर्ड्स फ्लो करती है, वो किसके तरफ जिम्मेदार है, मेरी तरफ। मेरे को जो ऊपर से ऑर्डर मिले थे, अब मैं भी तो काम नहीं कर पाई, मतलब मेरे डिलीवरी बॉय ने काम नहीं किया तो मेरा भी काम नहीं हुआ, और मेरा काम नहीं हुआ तो मैं किसको जवाब दूंगी, अपने ऊपर वाले को। यानी कि ये भी ऊपर की तरफ बह रही है। मैं अकाउंटेबल किसके लिए हूँ, ऊपर वाली टीम के लिए, ऊपर वाले मेरे सुपीरियर के लिए। तो जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी अपवर्ड्स फ्लो करती है। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। डाउनवर्ड्स कौन फ्लो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रही है। अकाउंटेबल में किसके लिए हूँ, अपने ऊपर वालों के लिए। अगर जैसे स्कूल में कुछ हो जाता है, ठीक है, बच्चे को कुछ हो जाता है, तो टीचर किसके लिए अकाउंटेबल होगा, मतलब उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, टीचर ही तो होगा ना। आपका जो स्कूल है वही तो होगा, और किसके लिए होगा, आपके पेरेंट्स के लिए, ऊपर वाली पार्टी के लिए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपवर्ड्स फ्लो करती है। तो ये याद रखनी है तीनों चीज़ें, तीनों एलिमेंट्स आपको याद रखते हैं। अब इनके बीच के ना डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत। तो क्या है, देखो अब इस टेबल से और क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीज़ें। ये है हमारा अथॉरिटी, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है अकाउंटेबिलिटी। तो सब जल्दी से मेरे को बताओ, अथॉरिटी कहाँ फ्लो करती है भाई, ये डाउनवर्ड्स फ्लो करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपवर्ड्स फ्लो करती है। अकाउंटेबिलिटी भी आपकी अपवर्ड्स फ्लो करती है। नीचे कौन फ्लो करता है, सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी। ऊपर से नीचे पावर्स आ रही हैं, ऐसे याद रखो, ऊपर से नीचे पावर्स आ रही हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके मीनिंग की। मीनिंग क्या है, अथॉरिटी मतलब राइट टू कमांड, कि हमारे पास कितनी हक है, कितना पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, आपको वो डिलीवर करके ही आना है वो पैकेज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल फॉर द आउटकम, अगर आप कर पाते हो वो पैकेज डिलीवर या नहीं कर पाते हो तो आप आंसरेबल होगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप जवाबदेही होगे कि किया तो क्यों किया, मतलब टाइम से कर दिया ठीक है, पर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ठीक है। फिर आता है ओरिजिन। अब ये कहाँ से आया है, इट अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, ऑब्वियसली अथॉरिटी फॉर्मल पोजीशन के पास होगी। इट अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है, डेलीगेटेड अथॉरिटी से। और ये कहाँ से आती है, इट अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही तो आएगी। मैंने आपको जो जिम्मेदारी दी उसी के लिए तो आप जवाबदेही हो, मैंने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसी के लिए तो आप अकाउंटेबल हो। तो ये कहाँ से आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ये कहाँ से आती है, अथॉरिटी, एक फॉर्मल पोजीशन है आपके पास, उतनी ही पावर्स हैं आपकी, राइट। पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है, ये डेलीगेटेड अथॉरिटी से आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डेलीगेशन। कौन सी चीज़ पास की जा सकती है, डेलीगेट की जा सकती है। अथॉरिटी को हम पास करते हैं, क्या पावर हम पास करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इट कैन बी डेलीगेटेड। फिर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम उसको पास कर सकते हैं, नहीं, उसको हम पास नहीं कर सकते, ये डेलीगेट नहीं की जा सकती। इसको भी हम पास नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर अकाउंटेबल हूँ तो मैं ही रहूँगी, मेरी जगह और कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर उसका पैकेज खो गया या नहीं डिलीवर कर पाई तो मैं ही जवाबदेही हूँ, ठीक है। फिर आता है फ्लो। ये मैंने बता दिया कि डाउनवर्ड फ्लो होता है, इसका अपवर्ड होता है, इसका अपवर्ड होता है। ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। 2 टॉपिक्स हमारे हो गए। सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, फिर हमने पढ़ा ये डेलीगेशन, और इसका डिफरेंस हो रह गया, फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो डिफरेंस में फटाफट बताती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस नहीं, एक्चुअली इंपॉर्टेंस, या इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वर्कलोड। अब आप क्या होगा, डेलीगेशन, अगर आप अपना काम किसी और को सौंप रहे हो और नीचे नीचे बांट रहे हो काम, तो आप क्या करोगे, जो ऊपर एग्जीक्यूटिव है ना उसका वर्कलोड कम हो जाएगा, वो और अपनी चीज़ों में ध्यान लगा सकता है और अपना कीमती टाइम अपनी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में, उनके लिए प्लानिंग करने में कर सकता है, ठीक है, कंज्यूम कर सकता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियसली जब आप उन्हें कुछ अच्छा काम दोगे और उनसे और अच्छा काम करवाओगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोगे, उनको पावर्स दोगे, वो सोचेंगे कि भाई हम इस लायक हैं कि हमको एक पावर मिली है, तो वो और मोटिवेट होंगे, बढ़िया काम करेंगे, उनका डेवलपमेंट होगा। थर्ड आता है क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल। क्विक और बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। कैसे, अगर उनके पास कोई पावर है, उनके पास कोई अथॉरिटी है, तो वो फटाफट से ये डिसीजन ले लेंगे। अब उसका रास्ता, मान लो मैंने ख़राब था उस डिलीवरी बॉय का, उसने फटाफट से रास्ता चेंज करने की अथॉरिटी मतलब उसके पास थी, तो उसने ले ली। ये नहीं कि वहाँ खड़े होकर फ़ोन कर रहा है, सर मैं कौन से रास्ते से जाऊँ, मैं ये वाला रास्ता है, वो वाला रास्ता है, पूछने में टाइम जाता और डिलीवर भी नहीं हो पाता पैकेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स का मोराल बढ़ेगा, मतलब वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन के साथ उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे कि वो अपनी एफिशिएंसी दिखा सकें, अपनी कैपेसिटी, अपना कैलिबर दिखा सकें।
और लास्ट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन, जो मैंने बताया। अगर उनके पास अच्छी अथॉरिटी है, एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी दी गई है और अकाउंटेबिलिटी है, तो कुल मिला के वो अपनी पावर्स का, अपनी ड्यूटीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करके सारा काम बढ़िया कर सकते हैं। तो डेलीगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये दोनों ही टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ने हैं, हमें बेसिकली आपके जो सिलेबस में है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसी से रिलेटेड है ऑब्वियसली सेंट्रलाइजेशन। तो बस एक डेफिनेशन के तौर पे हम पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, बाकी हम डिसेंट्रलाइजेशन ही पढ़ेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, ये दो जो पॉइंट्स हैं, जो डेलीगेशन अभी पढ़ा और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों में डिफरेंस भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात आती है सेंट्रलाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन देखो क्या है, सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर में आना सारी चीज़ें, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब दूर दूर चले जाना, सेंटर में नहीं है, सब में फैला हुआ है, एक तरह से ये समझ लो। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब सारी ही पावर्स, सारी अथॉरिटीज़ एक बंदे के हाथ में हों, है ना। जैसे आप सुनते हो, न्यूज़ देखते हो ना, नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में, वहाँ का जो किंग है वो क्या करता है, वो उसने अपना खुद को, शायद चाइना में क्या है, उसने अपने आप को परमानेंट वो बना लिया है वहाँ का प्रेसिडेंट, ठीक है। अब और कोई चेंज नहीं हो सकता, मतलब सारी पावर, सारी अथॉरिटी उसी के हाथ में है। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में सिर्फ पावर्स रहे, वो होता है सेंट्रलाइजेशन। An organization is centralized when the decision making authority is in the hands of top level management only. अब कुछ ही हाथों में जब पावर है तो कुछ हाथ कौन से होंगे, ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट्स तो होंगे नहीं, कौन होंगे, टॉप लेवल के तो लोग होंगे, वही अपनी तानाशाही चलाएंगे, वही अपनी हुकूमत चलाएंगे, तो उन्हीं के हाथ में सारी पावर्स होती हैं। अब बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन की, तो इसका उल्टा ही मीनिंग होगा। इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल। मतलब डेलीगेट का मतलब क्या था, पास करना, तो यहाँ पे जो पावर्स हैं, वो अथॉरिटी जो है, वो एक ही कुछ ही हाथों में सीमित नहीं रहती, यहाँ पे क्या होती है, डेलीगेट रहती हैं। कहाँ तक, लोएस्ट लेवल तक, डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल, मतलब सब में फैली हुई है, एक ही बंदे के या फिर कुछ ही बंदों के पास पावर्स नहीं है। इट मीन्स द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स, सारे लेवल्स पर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस एम्पावर्स लोअर लेवल्स। यहाँ पे इससे क्या होगा, अब जब लोअर लेवल के लोग सोचेंगे भाई हमें भी कुछ पावर मिल रही है, ऐसा नहीं है कि वो लोग अपनी हुकूमत चला रहे हैं अपने पास ही पावर रख के, तो लोअर लेवल वाले लोग भी और थोड़ा मोटिवेट होंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो और अच्छे से काम करेंगे, है कि नहीं। तो इट एम्पावर्स द लोअर लेवल्स टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम विदाउट हैविंग टू गो टू द अपर लेवल्स। वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। एंड इन द अदर वर्ड्स द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज़। कुछ डिसीजन की अथॉरिटी सारे एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी एट ऑल लेवल्स, डिपेंडिंग ऑन द जॉब, वो किस तरीके का काम कर रहे हो, किस पोजीशन पे हैं। वन ऑफ देम आर हैंडलिंग, ठीक है, किस पोजीशन पर हैं, उस पोजीशन के हिसाब से उनको सारी अथॉरिटी दी जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि सारी ही दे दी, उस पोजीशन के हिसाब से दी जाएंगी। फिर उससे जो ऊपर वाली पोजीशन होगी, ऑब्वियसली उस पर थोड़ी और ज़्यादा अथॉरिटी होगी, तो इस तरीके से पर अथॉरिटी होगी। ऐसा नहीं कि सेंट्रलाइजेशन की तरफ बस कुछ ही लोगों के पास पावर्स है, नीचे वालों को तो सिर्फ फॉलो ही करना है, नो, ये नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है इसकी इंपॉर्टेंस की। देखो डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये तो समझ में आ जाएगा। इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स यानी कि जो लोअर लेवल के लोग होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो सेल्फ रिलायंस होंगे, उन्हें लगेगा कि भाई हमें भी इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो हम क्या करें और तरक्की करें, ग्रोथ करें अपनी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो ये सारे काम करेंगे। नेक्स्ट आता है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर मतलब training given by the organization and experience gained from handling the projects increases the talents of the managers and employees। अब आप क्या करो, कुछ प्रोजेक्ट्स, मतलब सारे प्रोजेक्ट्स खुद ही हैंडल करो, जो आपके मैनेजर्स हैं उनको कुछ ना दो, तो वो क्या सीखेंगे, कुछ नहीं। पर अब आप क्या कर रहे हो, पावर्स दे रहे हो उनको अलग अलग काम बांट रहे हो, उनको अलग अलग अथॉरिटी दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, वो भी ट्रेन होंगे, अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, भले ही एक बार गलत किया पर कुछ सीखेंगे नेक्स्ट टाइम, तो उनकी जो टैलेंट है वो आगे निखर के आएगा फ्यूचर में। थर्ड आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकती है, आपने लोअर लेवल को जो पावर दी है वो उस हिसाब से डिसीजन क्विकली ले सकते हैं। रिलीव्स द टॉप मैनेजमेंट, वही चीज़, अब देखो आपको थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा होगा डेलीगेशन जैसा, है ना, उसमें भी तो यही था कि हम पावर्स को बांट रहे हैं, तो एक थोड़ा सिमिलर है। और क्या सिमिलैरिटी या फिर
क्या रिलेशन है इनका वो जस्ट हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, टॉप मैनेजमेंट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, उसके पास ये सारी पावर नहीं होगी। और क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा काम उसको खुद ही देखना है कि नहीं। तो क्या होगा, वो थोड़ा आराम मिलेगा उसको, और साथ ही साथ वो अपना कीमती वक्त बाकी चीज़ों में लगा सकता है, और ज़्यादा प्लानिंग करने में या कुछ भी और काम करने में। फिर आता है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होंगे, वो अच्छा काम करेंगे एफिशिएंटली, उनकी ग्रोथ होगी, और उनकी ग्रोथ मतलब अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली वो बढ़िया काम कर रहे हैं तो। फिर आता है बेटर कंट्रोल। इससे हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ ऐसे मम्मी पापा होते हैं, सारी पावर्स खुद ही अपने हाथ में रखते हैं, कहीं नहीं जाना है, ये नहीं करना है, 8 बजे के अंदर घर पे आ जाना है, दोस्तों से बात नहीं करनी है, ये नहीं करना है। तो जब सारी पावर्स उनके हाथ में होती है ना, तो वो कुछ अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, और बच्चे फिर गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा सुना होगा और आपने देखा भी होगा, अगर आपके मम्मी पापा ओके हैं, मतलब अच्छे फ्रेंडली हैं आपसे, तो वो उनका आप पे अच्छा कंट्रोल भी होगा, राइट। तो वो सोचते हैं कि नहीं यार, हमारा बच्चा गलत काम नहीं करेगा। तो जितनी ज़्यादा आप पावर दोगे, मतलब ऐसा भी नहीं है सारी पावर्स दे दो, पर एक सर्टेन लिमिट ऑफ पावर अगर आप दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो, मतलब सब में बांट रहे हो, तो क्या होगा, इससे आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो और आपका अच्छा कंट्रोल रहेगा। नहीं तो फिर बांध करके कुछ होता है नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब आती है बात इनके बीच के डिफरेंस की। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सिमिलर टर्म्स थे ना, तो इनके बीच के अब हम पढ़ते हैं डिफरेंसेस, यानी कि इनका काइंड ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे पहला आता है डेलीगेशन का मीनिंग। इसका मतलब क्या है, असाइनिंग वर्क टू सबऑर्डिनेट्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। डेलीगेशन मतलब पास करना, अथॉरिटी देना, उनको काम देना, मतलब अपना ये सब चीज़ें पास करना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन देखो सिंपली क्या है, एक प्रोसेस है। डेलीगेशन क्या है, एक काम है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डेलीगेशन क्या है, एक काम है, ठीक है। और उस काम को करने का जो प्रोसेस है ना, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो काम है, ये जो काम हम दे रहे हैं, लोगों को काम बांट रहे हैं, उसे डेलीगेशन कहते हैं। अब इस काम को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, पर उनमें से एक तरीका है डिसेंट्रलाइजेशन। आप क्या करो, डिसेंट्रलाइजेशन रखो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और लोगों में अपना पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ को बांटो। समझ आया। तो ये एक प्रोसेस है। It refers to the systematic effort to delegate to the lowest levels. All authority except can be exercised at central point. सिर्फ central point पे नहीं रखना है। फिर आती है बात freedom of action की। यहाँ पे क्या है, as control is in the hands of superior, less freedom is given to the subordinates. Delegation में क्या है, अगर कंट्रोल क्या है, सारा सुपीरियर के पास है, तो सबऑर्डिनेट्स के पास लेस फ्रीडम होगी। पर यहाँ पे मोर फ्रीडम दी जाती है सबऑर्डिनेट्स को टू टेक डिसीजंस। स्टेटस में क्या है, दिस प्रोसेस इज डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क की बात होती है। डिवीजन ऑफ वर्क वाला आपका प्रिंसिपल फॉलो होता है। डेलीगेशन मतलब काम आधा आधा आगे आगे बांटते रहना, है ना। पर यहाँ पे क्या है, पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप लेवल। ये पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप लेवल है, मतलब टॉप लेवल डिसाइड करेगा हमें सेंट्रलाइजेशन रखना है या डिसेंट्रलाइजेशन रखना है। तो ये सारी चीज़ें। फिर आता है स्कोप। इसका स्कोप नैरो होता है, क्यों, क्योंकि इट इज़ लिमिटेड टू द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सिर्फ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट दो लोगों की बात हो रही है। पर यहाँ पे क्या है, इसका वाइड स्कोप है, बिकॉज इट इज़ एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब देखो ये पॉइंट समझो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मान लो आपका आ गया, कंपनी के आ गए डायरेक्टर्स, ठीक है, कंपनी के हो गए डायरेक्टर्स। फिर उसके नीचे आपके आ जाते हैं CEOs, CFOs, है ना। फिर उसके नीचे आपके आ जाते हैं और सारे मैनेजर्स। फिर उनके नीचे और आपके आ जाते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ हो गए, है ना। फिर उसके नीचे और कुछ आ जाते हैं आपके सबऑर्डिनेट्स, ये हो गया, ठीक है। ये आपका एक काइंड ऑफ वो हो गया लेवल्स सारे, है ना। अब इसमें डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये जो पावर्स है ना, इनको सब में बांट देना, इन सब में बांट देना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सब में, ऊपर से नीचे तक, टॉप लेवल से लोएस्ट लेवल तक। पर डेलीगेशन सिर्फ दो लेवल्स की बात करता है, दो पोस्ट की बात करता है, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट। इन दोनों में देखें तो ये सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट है। इन दोनों में देखें तो ये CEO अब सुपीरियर हो गया, ये सबऑर्डिनेट हो गए मैनेजर्स। पर इन दोनों में देखें तो मैनेजर्स अब सुपीरियर हो गए, ये सबऑर्डिनेट हो गए। तो दो की ही बात करता है डेलीगेशन, क्योंकि अल्टीमेटली काम कहाँ से आ रहा है, डायरेक्टर से नहीं आ रहा। एम्प्लॉयज़ के पास काम कहाँ से आएगा, मैनेजर्स के पास काम कहाँ से आएगा, CEO से।
सीईओ के पास काम कहाँ जाएगा, डायरेक्टर से, मतलब एक एक स्टेप। यहाँ पे हम एक एक स्टेप चढ़ते हैं या फिर एक एक स्टेप उतरते हैं डेलीगेशन में, पर डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पूरा फैल जाना ऊपर से नीचे तक या फिर नीचे से ऊपर तक, ये होता है। पॉइंट आपका समझ आ गया होगा आई होप। तो ये आपको याद रखना है, इन दोनों में ये एक मेजर काइंड ऑफ डिफरेंस है, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका एम क्या होता है। तो डेलीगेशन का देखो एम होता है, इट एम्स टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ सुपीरियर। ये वर्कलोड को रिड्यूस करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, आगे बांट देते हैं अपना काम। पर इसका रोल होता है एम होता है टू इनहेंस द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि सबऑर्डिनेट्स के रोल को इन्हांस करना, उनको हम पावर दे रहे हैं तो जिससे कि वो और उभर कर आएँ। फिर इसका नेचर क्या होता है, इट इज़ अ नेसेसरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क। इसका मतलब ये ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई इंसान सारा काम खुद से नहीं कर सकता है ना। मम्मी सारा काम घर में खुद से नहीं कर सकती, तो छोटा मोटा काम कराती है, भाई तू धनिया निकाल दे, तू ये कर दे, ऐसे छोटा मोटा काम करा लेती, तो वो डेलीगेशन हो गया। पर डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये ऑप्शनल पॉलिसी है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करे, कुछ लोग सेंट्रलाइजेशन फॉलो करते हैं। एंड इज़ डन ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा कि अपने को डिसेंट्रलाइजेशन रखना है कि सेंट्रलाइजेशन रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है तो यहाँ पे हर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक एक स्टेप की हम बात कर रहे हैं। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है नीचे वालों के लिए, फिर आपका सीईओ रिस्पॉन्सिबल है मैनेजर के लिए, फिर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है सीईओ के लिए। तो क्या है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर लेवल पर हर स्टेप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की है, क्योंकि क्या है, उसी ने ही ये सारा तामझाम बनाया। हमने यहाँ पे पढ़ा, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ भी हमने पढ़ा कि इज़ डन एट द डिस्क्रिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट की ही अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है। लास्ट, अथॉरिटी, मैक्सिमम अथॉरिटी इज रिटेन्ड एट द टॉप लेवल। ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके स्टेप करके काम बांट रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पावर बांट रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा पावर तो टॉप मैनेजमेंट में ही होगी। और यहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एट एवरी लेवल। यहाँ पे हर लेवल पर सिस्टमैटिकली अथॉरिटी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। अब इसके बाद लास्ट हमारा एक स्लाइड बचती है जिसमें हम पढ़ लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, जो कि हम सिर्फ 2 पॉइंट्स में अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि डेलीगेशन इज़ नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ऑप्शनल। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कहाँ है कि हाँ, ये क्या है, ये नेसेसरी है। डेलीगेशन नेसेसरी है क्योंकि हर कोई काम खुद से सारा नहीं कर सकता, तो काम बांटना ही पड़ेगा, आगे भेजना ही पड़ेगा, लोगों से करवाना ही पड़ेगा। पर डिसेंट्रलाइजेशन पूरी तरीके से ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप सारी पावर्स अपने लोगों में बांटो, हो सकता है किसी को कुछ पावर ना दो, तो ये टोटली ऑप्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। ये समझ लो डेलीगेशन का थोड़ा बड़ा रूप है डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में क्या कर रहे हैं, हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप नीचे जा रहे हैं। मैनेजर देख रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को, है ना, ऐसे एक एक स्टेप। पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सबकी बात कर रहे हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2। यहाँ पे हम सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने वो एक बना करके बताया था, डायरेक्टर और सीईओ, उन दोनों की बात हो रही है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की सिर्फ डेलीगेशन में। फिर सीईओ और मैनेजर, उन दोनों की बात हो रही है। फिर मैनेजर और एम्प्लॉयज़, फिर एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट, 2-2 की बात हो रही है, सिर्फ 2-2 पोस्ट की बात हो रही है, 2-2 लेवल्स की बात हो रही है। पर यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन में आपका क्या हो रहा है, वेयर इज इन डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय मैनी। यहाँ पे अथॉरिटी को अलग अलग खूब सारे लोगों में बांटा गया है, खूब सारे लोगों में मल्टीप्लाई किया गया है। पर यहाँ पे क्या था, इट इज़ मल्टीप्लाइड विद 2, यानी कि सिर्फ 2 लोगों में बात हो रही है, 2 लोग आपस में उनका इंटरेक्शन की बात हो रही है। तो ये आपको याद रखना है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, थोड़ा बड़ा है डेलीगेशन से। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। देखो यहाँ भी मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो डेलीगेशन का क्या है, नैरो स्कोप है, वो छोटा है, और डिसेंट्रलाइजेशन का वाइड स्कोप है, वो थोड़ा बड़ा है। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर यहाँ पर ये है आपका डेलीगेशन, ठीक है, ये है आपका डेलीगेशन, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आ जाता है डेलीगेशन।
ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है और इसी के साथ आपका आज का वीडियो ख़त्म होता है और ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से लेकर के आऊँगी 6-7 चैप्टर और मतलब आगे सारे, और ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी सारे चैप्टर्स ख़त्म करवा सकूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अभी, पढ़ाई का भी मेरे को टाइम चाहिए, तो मैं अब जल्दी सारे वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, बिजनेस स्टडीज़ की भी और आपका इंडियन इकोनॉमी, इन दोनों की 12th क्लास की मैं ये दोनों पीडीएफ्स डालती रहती हूँ, मतलब जो चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है। इसके बाद मैं इंडियन इकोनॉमी का भी आगे चैप्टर करवाने वाली हूँ, 8th चैप्टर, जो कि है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समथिंग, तो वो भी, उसकी भी वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। एंड येस, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।